चलो देखो भाई, आ, कल की एग्जाम में जिन्होंने जेई का पेपर दिया था वो नीट का पेपर सॉल्व करो, और जिन्होंने नीट का पेपर दिया था वो जेई का पेपर सॉल्व करो। वेनसडे को डिस्कस करेंगे 2 बजे। कल पेपर हुआ ना? हाँ, तो जेई वाले नीट का पेपर सॉल्व कर लो। अरे वो बाद में कर लेना, वेनसडे तक हो जाना चाहिए पर। तो वेनसडे को 2 से 3 में हम पेपर डिस्कशन और फिर आगे टाइम बचा तो रेडॉक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बेटा यहां ध्यान दो। फेयर बुक निकालो। लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉग लॉग बताया था ना। बोलो log 1 कितना होता है बेटा? और log 10, log 2, log 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो। तो पॉइंट पेज है ही नहीं। चलो बेटा, विदाउट कैलसी करना है ना? टेक्स्ट बुक विदाउट स्पाइरल है, हाँ। चलो ये बहुत हो गया आप लोगों का, बंद हो जाओ चलो।
बोलो इसका क्या करोगे? -4 प्लस 3.8 यानी 4 से थोड़ी स्मॉल वैल्यू ले लो, 0.58। इसमें बेटा 3 आएगा आगे, और 4.3 यानी 4.5, 6 और 7 के बीच आएगा 0.65, तो 0.64 ले लो। 0.60 तो नहीं ले सकते ना, 4 है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा ना। आपने 6.3 लिया होगा तो फिर ओके। यहां क्या करेंगे, -5 प्लस 8.5, इन दोनों के बीच में 0.9225 या 0.3, 0.93 चलेगा। बोलो यहां पॉइंट के आगे जो लिखा है वो पावर में। हेलो, अगर एंटीलॉग किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का लेना है तो पॉइंट के पहले जो लिखा है वो पावर में, और पॉइंट के बाद का लॉग कहां सेट हो रहा है, इन दोनों के बीच में सेट हो रहा है 6.3, 6.4। ठीक है, बोलो। अच्छा, यह पॉइंट के पहले जो है वो पावर में, और 0.5 कहां पे आएगा, इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू 3.4। ठीक है, पॉइंट के पहले जो है वो पावर में, बट नेगेटिव है तो इंटीजर वैल्यू लिखनी है पावर में। यह पॉइंट के पहले क्या है, तो 10.3 की इंटीजर वैल्यू नेक्स्ट 11, तो वो पावर में होगा माइनस में। अच्छा, 11 लिखा है आपने, 11 में से कितना माइनस करोगे तो 10.3 आएगा, 0.7, तो वो 0.7 देख लो यहाँ, ये रहा, तो नेगेटिव में ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है पावर में, यहां पावर में क्या आएगा, -13, 13 में से कितना माइनस करूं, अगेन 0.7। ठीक है, तो देखो बेटा एक एक स्टेप में आंसर आएगा, बट आई रिपीट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप ये मेथड को यूज नहीं कर सकते। पॉइंट के बाद पहला डिजिट सही आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और एक न्यूमेरिकल किया भी था हमने, डेल्टा जी वाला, है ना, डेल्टा जी इक्वल टू 2.3 RT लॉग के, लास्ट क्लास में करवाया था कि नहीं? चलो ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई। अब फेयर बुक में बेटा लास्ट में हमने लिखा था लर्ज-सट्टेलियर्स प्रिंसिपल। हाँ, तो टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को महादेव का वरदान है कि उसको टेम्परेचर के अलावा कोई नहीं हिला सकता। तो बाकी जो भी इफेक्ट है उसका रिस्पॉन्स इक्विलिब्रियम कैसे करेगा कि जो इफेक्ट है वो अंडू हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश होने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? अच्छा, जो भी इफेक्ट आप कर रहे हो इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली उसको अपोज करेगा। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कम हो ऐसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने कंसंट्रेशन कम की तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां जाएगा जहां कंसंट्रेशन बढ़े। अगर आपने प्रेशर कम किया तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां प्रेशर बढ़े, और अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां प्रेशर कम हो। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, वही घिसा पीटा, हाँ, उससे सारे फैक्टर समझ लेंगे। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। चलो यहां पहले तो बेटा मुझे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बताइए और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। चलो अब ध्यान से सुनना पहले तो, अगर मैं हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, तो इक्विलिब्रियम कैसे रिएक्ट करेगा, जो बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन है उसको कंज्यूम करके ज्यादा एमोनिया प्रोड्यूस करने लगेगा। दैट मीन्स अगर मैंने हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। और यही बेटा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मुझे एमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे करूं। तो आपको कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू लर्ज-सट्टेलियर प्रिंसिपल आप कंटेनर में थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हाइड्रोजन ऐड करते रहो, क्योंकि यहाँ उसकी स्टोइकियोमेट्री भी ज्यादा है और दूसरा हाइड्रोजन का प्राइस भी बहुत कम है। तो पहले अगर आप 8 घंटे में 100 किलो एमोनिया बनाते हो तो हर 1 घंटे में
30 या 4 जिस की कैपेसिटी है आपकी 3 किलो 6 किलो 10 किलो, इसके मल्टीप्लीकेशन में हाइड्रोजन को ऐड करते रहो, वो कंज्यूम होके ज्यादा एमोनिया बनाता रहेगा। तो पहले जहां आप एक शिफ्ट में 100 किलो बनाते थे, अब आप उसी एक शिफ्ट में 120 130 125 किलो बना सकते हो। समझ रहे हो? हाँ, तो बेसिकली लर्स-शटल प्रिंसिपल इंडस्ट्री में यूज होता है। अब आप सोचिए, अगर मैं नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो भी फॉरवर्ड होगी, बट इसके जितना फॉरवर्ड नहीं होगा ना, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में 3 गुना कंज्यूम हो रहा है। हेलो, अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूं, कम करूं बैकवर्ड, तो फिर ज्यादा एमोनिया डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन बनाएगा। अगर मैं एमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं फॉरवर्ड, अगर मैं एमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, तो इक्विलिब्रियम ऐसा रिएक्ट करेगा कि आपने जो एक्सटर्नल एजेंसी से चेंज किया है वो अंडू हो जाए और इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश हो। यहां तक समझ आया? अच्छा, अब प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वॉल्यूम, ये मैंने बता दिया था। कैसे सर? पीवी इक्वल टू एनआरटी देख लो, पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम को सामने ले जाओ, तो प्रेशर बढ़ाना मतलब वॉल्यूम कम करना, और प्रेशर कम करना यानी वॉल्यूम बढ़ाना। तो अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा। प्रेशर कम करने के लिए जहां नंबर ऑफ गैस कम है वहां जाएगा वो, यानी कि फॉरवर्ड। कैसे? अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो आपको क्या देखना है, ये सवाल में दिया गया होगा आपको कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए वो कैसे रिएक्ट करेगा? कम। नंबर ऑफ गैस कहां है? कम कहां है वो देखना है अब आपको। हाँ, तो फिर रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। समझे? अगर सवाल में कहा हो कि प्रेशर कम करना है तो अब आपको क्या देखना है? तो प्रेशर ज्यादा के लिए क्या ज्यादा देखना है? मोल्स ज्यादा। मोल्स ज्यादा कहां है? तो फिर वो बैकवर्ड आएगा। अब सर किसी रिएक्शन में अगर डेल्टा एनजी 0 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स एट प्रोडक्ट साइड एंड नंबर ऑफ मोल्स एट रिएक्टेंट साइड सेम है, तो बेटा प्रेशर बढ़ाओ कम करो इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि इक्विलिब्रियम वहां एस्टेब्लिश ही रहेगा, उसमें प्रेशर का इफेक्ट है ही नहीं। उसकी जगह ऐसा पूछ ले वॉल्यूम कम करो तो सेम फैक्टर लगेंगे, और यहां पूछे वॉल्यूम बढ़ाओ तो भी सेम फैक्टर लगेंगे। क्या ठीक से समझ पा रहे हो आप? अच्छा, याद करो हमने H2I2 का ग्राफ ड्रॉ किया था इसे, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो मैं H2 यहां ले रहा हूं, हालांकि दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है। I2 अगर मैं यहां ले रहा हूं और HI अगर मैं यहां ले रहा हूं, तो देखो इस पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। अच्छा, मतलब अब आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। अब मान लो इक्विलिब्रियम चल ही रहा था कि आपने अचानक से H2 बढ़ा दिया, पर वो री एस्टैब्लिश होके वापिस से कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिलने को मिलेगा, और ये पॉइंट है, यहां है इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश। तो ये जो इतना टाइम है ना बेटा, उसमें आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक में ठीक से देखना चाहो तो वो ग्राफ है पेज नंबर 185 पर, फिगर नंबर 6.8। अच्छा, उन्होंने ऐसे कम नहीं किया, उन्होंने कंटिन्यू इक्विलिब्रियम ही बताया है, ध्यान रखना। अच्छा, ये लाइन के आगे देखो स्ट्रेट लाइन है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट इज इक्विलिब्रियम, और वहां सब कुछ मेंशन किया है कि H2 इज एडेड, इस पॉइंट पे लिखा होगा H2 इज एडेड, फिर आगे लाइन फिर से कांस्टेंट हो गई, इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश, और नीचे ग्राफ में कहीं लिखा होगा नॉट इन इक्विलिब्रियम, इतने पोर्शन में। 185 फिगर नंबर 6.8। ठीक है बेटा? तो बेसिकली आप जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करे और री एस्टैब्लिश हो। ग्राफ से आपको स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे हमने किए हैं। ठीक है भाई? अच्छा, अब इसको लिखना है ठीक से। तो लर्स-शटल का प्रिंसिपल तो हमने लिख लिया था, उसमें नंबर 1 करके लिखो।
इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। बोलो। बेटा उसमें लिखो नंबर 1। if the concentration if the concentration of reactant oblique product if the concentration of reactant oblique product increase by adding some amount of reactant oblique product by adding some amount of reactant oblique product comma the net reaction is moves the net reaction is moves in the direction that consumes the added substance क्या मतलब हुआ बेटा इस लाइन का कि अगर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, कैसे बढ़ाई? ऐड करके, तो नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जो ऐड किया हुआ सब्सटेंस है वो कंज्यूम हो जाए उस डायरेक्शन में। ठीक है। सेकंड लाइन इसका एग्जैक्टली उल्टा करके लिख पाओगे अपने आप। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, सुन लो पहले, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट is decreased by removing some reactant and product, comma, then the net reaction will move in direction that reproduce, यहां हमने कंज्यूम लिखा था ना, वहां प्रीप्रोड्यूस लिखना। तो पहली लाइन का एग्जैक्टली ऑपोजिट करके लिख लो। मैं लिखवाऊं? if the concentration of reactant oblique product is decreased by removal of some amount of reactant oblique product, comma, the net reaction moves in the direction that reproduce the removing substance, ठीक है भाई। अब बेटा वो ग्राफ ड्रॉ कर लो 6.8।
ओके बेटा, चलो नंबर 2 करके लिखो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उसमें लिखना अ प्रेशर चेंज इज ऑब्टेन्ड बाय, अ प्रेशर चेंज इज ऑब्टेन्ड बाय changing the volume, by changing the volume can affect the yield of products, can affect the yield of products, yield YIELD, can affect the yield of products। इस वर्ड को अंडरलाइन करो, yield of products को। 2 मिनट इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, ऑर्गेनिक में ये वर्ड बार बार आएगा। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड क्वालिटी विथ गुड क्वांटिटी। हमें क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। मान लो आप किसी अच्छी सी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, उसमें एक सब्जी की जो प्लेट आती है वो 500 रुपए की है, क्वालिटी जबरदस्त, बट इतनी ही, एक आदमी भी नहीं खा पाएगा। तो ऐसी क्वालिटी का क्या करेंगे? और एक रेस्टोरेंट में प्लेट भर के आती है इतनी ज्यादा, 200 रुपए की, पर खाएगा कोई नहीं, क्वालिटी इतनी खराब। अब मान लो बेटा आपने 100 किलोग्राम सब्सटेंस लिया, कितना, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है वो कितना है, 100 किलोग्राम। उससे आपने प्रोडक्ट बना ली 2 किलो, बट जोरदार यील्ड। क्या, कितने में बेचेगा और क्या कमा लेगा? 100 किलो से 2 किलो, 100 किलो से 90 किलो, क्वांटिटी जबरदस्त, क्वालिटी भंगार, तो भी मतलब नहीं। इससे अच्छा 100 किलो से 75 किलो विथ गुड क्वालिटी ऑल्सो एंड दैट इज गुड क्वांटिटी ऑल्सो। समझ में आया? हमें जबरदस्त क्वालिटी पर भी फोकस नहीं करना है, जबरदस्त क्वांटिटी पर भी फोकस नहीं करना है, दोनों का ठीक ठाक कॉम्बिनेशन, उसको कहते हैं यील्ड। प्रोडक्ट जो बन रही है ना बेटा, जैसे इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, एमोनिया। मान लो तूने ये लिया 30 किलो, ये लिया 10 किलो, टोटल कितना हुआ? तो 40 किलो कंज्यूम होकर बनेगा कितना, 20 किलो विथ गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी। अगर मान लीजिए बन जाता 50 किलो, बट मार्केट में रेट चल रहा है वो मिले ही ना तुझे, क्यों? क्वालिटी भंगार है। तो यील्ड का मतलब समझ गए आप? क्वालिटी भी ठीक ठाक होनी चाहिए, जबरदस्त नहीं, मतलब तूने 100 किलो लिया 1000 किलो प्रोडक्ट बनी, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का परफेक्ट मिक्सचर, उसे कहते हैं प्रोडक्ट यील्ड। क्या कहते हैं? YIELD। ऑर्गेनिक में ये वर्ड ज्यादा यूज होगा। हाँ, कैन अफेक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, कैन अफेक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट in case of gaseous reaction, in case of gaseous reaction in which number of gaseous moles of product, number of gaseous moles of product and reactant are different, and reactant are different। नीचे लिखो, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन लिखो, नीचे NP NR मत लिखना, वो स्टेटमेंट पे लिखेंगे अभी। नीचे लिखो, इन द गिवन रिएक्शन, in the given reaction number of moles of reactant,
number of moles of reactant is 4, इंटू ब्रैकेट करके ये लिखो NR is equal to 4 and number of moles of product is equal to 2 into bracket NP equal to 2. अब नीचे डॉट करके लिखो if volume decrease I dot T, that is pressure increase, if volume decrease I dot T, pressure increase, then net reaction moves in such direction, where pressure decrease, I dot E, that is number of gaseous moles are less. Number of gaseous moles are less, which means in forward direction. आपने क्या लिखा समझ में आया ये पॉइंट में? अगर आपने वॉल्यूम कम किया मतलब प्रेशर बढ़ा तो नेट रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां प्रेशर कम हो. प्रेशर कम होने का मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल कम हो, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसका एग्जैक्टली उल्टा करके लिख लो. इफ वॉल्यूम इंक्रीज दैट इज प्रेशर डिक्रीज, ऐसा करके जो पूरा लिखवा था ना मैंने ऊपर का स्टेटमेंट, उसका उल्टा करके लिख लो. लास्ट में आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस जहां हाई होगा वहां. हो गया बेटा? पक्का? चलिए आगे लिखिए. अच्छा नोट करके लिखिए. नोट NOTE. If delta Ng is 0, there is no effect of pressure. क्योंकि बेटा अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है तो इक्विलिब्रियम कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगा. ये ध्यान रखना एमसीक्यू में, ठीक है? तो एमसीक्यू कैसे स्टार वार जो भी लगाना वो लगा दो वहां. तो बेटा ये था दूसरा इफेक्ट. अब तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. उसमें पॉइंट करके लिखना. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन
equilibrium constant for exothermic reaction decrease as the temperature increase. Decrease as the temperature increase. Next point, equilibrium constant for endothermic reaction. Equilibrium constant for endothermic reaction increase with increase in temperature. इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, उसके नीचे सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिख लो, एक्सो जहां डेल्टा एच नेगेटिव होता है पता है हमें, टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, एंडो डेल्टा एच पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। अच्छा, अब मैं जो नोट लिखवा रहा हूं वो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में याद रखना। ठीक है, 12th में भी जो भी चैप्टर पढ़ेंगे हम, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सब में ये नोट काम आएगी। लिखो, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर इज नॉट फेवरेबल कंडीशन। इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर is not favorable condition for any exothermic reaction. Increment in temperature is not favorable condition for any exothermic reaction. बेटा कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों ना हो, उसमें गलती से भी टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, वरना जो भी आप सोच रहे हो वो सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो बेटा आप लेबोरेटरी में एक बोरोसिल का बीकर होता है 250 ml का, उसमें थोड़ा पानी डाल दो 150-200 ml, और जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ना, लैब रिएजेंट वाला नहीं, टेबल रिएजेंट वाला नहीं, जो बाहर हट होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे ऐड करो और कंटिन्यूअस स्टरिंग करते जाओ। आप देखना बीकर गर्म होगा। अच्छा जल्दी से मत डाल देना, वरना तेरी फोटो आएगी दूसरे दिन न्यूज़पेपर में, इसने HCl डाल दिया था एक ही धड़ाके से। ऐसा नहीं करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करो और कंटिन्यूअसली स्टरिंग करते रहो। बीकर गर्म होगा, थोड़ी देर बाद इतना गर्म हो जाएगी आप उसको टच नहीं कर पाओगे, तो पता चल गया कि ये एक्सोथर्मिक है। अच्छा अब तू सोच के देख, यही रिएक्शन तू बर्नर के ऊपर बीकर को रख के कर। ट्रिपल स्टैंड देखा है, बर्नर लगा दे, ऊपर बीकर रख और तू पानी में HCl डालता जा, स्टरिंग करता जा, क्या हालत होगी। रिएक्शन से ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, ऊपर से तू उसको गर्म कर। अच्छा ये छोड़ो, हर साल समर के सीजन में आपने न्यूज पढ़ा होगा, यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई, फलानी जगह आग लग गई। दिसंबर में ऐसी न्यूज पढ़ी कभी? क्योंकि दिसंबर में बेटा एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, तो जहां जहां बेटा हाई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल सबसे पहले, क्योंकि AC हर हॉस्पिटल में कम से कम 10-15 वेंटिलेटर, ICU उनके पास MRI मशीन होता है जो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। ज्यादा पावर का मतलब पावर डिलीवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दौड़ना पड़ेगा तेजी से। अब जब भी कॉपर के वायर से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो हीट रिलीज करता है, वायर गर्म होगा, और बाहर का टेम्परेचर भी 40+ है, 43-44 तो अहमदाबाद में नॉर्मल है अप्रैल में जून में। छोटा सा भी स्पार्क लग गया तो आग लग जाएगी। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही हो, जैसे मैं आपसे कहूं चलो दौड़ो, तब दौड़ोगे, पर तेरे से कहूं गर्म पानी में दौड़, तो तेरी स्पीड कम हो जाएगी नहीं। तो टेम्परेचर का ये सब रोल जो है वो हमें अगले फिजिकल केमिस्ट्री पे हर चैप्टर में काम आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो नेगेटिव होता है
उस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो भी कंडीशन है वो सब उल्टी हो जाएगी। जैसे यहां अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। और मजेदार बात देख, टेम्परेचर के इफेक्ट में हमने ये नहीं लिखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रीएस्टैब्लिश, कि टेम्परेचर का चेंज अंडू हो जाएगा, नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो के कम हुआ, खत्म बात। अगर इस केस में टेम्परेचर बढ़ाया, के बढ़ गया, तो टेम्परेचर ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हिला सकता है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा अगर आप प्रेशर का देख लो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? रीएस्टैब्लिश होगा। कॉन्सेंट्रेशन का देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रीएस्टैब्लिश। टेम्परेचर में रीएस्टैब्लिश नहीं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंडोथर्मिक है तो के कम हो गया, बात खत्म। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एंडोथर्मिक है तो बढ़ेगा। याद रखोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसको होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, जैसे नमक को पानी में डालो और नमक को गर्म पानी में डालो, तेजी से कहां डिजोल्व होगा? हाँ, तो वो जो सॉल्युबिलिटी वाली जो रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पर होती है, थोड़े हाई टेम्परेचर पर होती है। तो उस केस में जिस भी रिएक्शन में गर्मी चाहिए उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फेवरेबल कंडीशन है। क्लियर? तो टेम्परेचर के इफेक्ट में बस इतना याद रखो। टेक्स्ट बुक में भर भर के एक्सपेरिमेंट है, वो आराम से पढ़ लेना। जो मेन पॉइंट है जिससे आप एमसीक्यू हो जाएंगे वो मैं लिखवा रहा हूं, है ना। फेयर बुक लिखनी है ना बेटा, पॉइंट वाइज, ग्रंथ थोड़ी लिखना है कि एक्सपेरिमेंट के साथ सब कुछ पढ़ा और ऐसा लिखा कि पढ़ने की इच्छा ही ना हो। तो ऐसा नहीं करने का, पॉइंट वाइज लिखना है। तो अगला इफेक्ट है नंबर 4। नंबर 4, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। उसके नीचे लिखो नो इफेक्ट। नो इफेक्ट टेक्स्ट बुक में है, एक पैराग्राफ भी है, आराम से पढ़ लेना बाद में। फिलहाल देख लो नो इफेक्ट। बेटा ऐसा क्यों पूछो तो, इनर्ट है ना, इनर्ट इनर्ट है, वो कुछ करेगा नहीं। अगर एमोनिया वाले कंटेनर में ये वाली रिएक्शन देख, अगर तूने इस कंटेनर मान लिया आर्गोन डाल दिया या फेनोन डाल दिया, तो इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करने वाला, इधर उधर घूमता रहेगा बस। तो इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इनर्ट गैस ऐड करो तो वो कोई ज्यादा चेंज लाएगा नहीं। पर टेक्स्ट बुक में है, थोड़ा एक दो लाइन अगर आपको पढ़नी है तो, वरना मेन बात है नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिस्टर्ब, ऐसा वर्ड लिखा है। चलो नेक्स्ट, नंबर 5, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। लिखो नो इफेक्ट। बेटा कैटालिस्ट क्या होता है पता है? हाँ, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब थोड़ी करेगा। कैटालिस्ट का काम है रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना रेट बढ़ाना। तो अगर सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप लोगों के लिए मैं कैटालिस्ट हूं। मुझे रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ी करना है। क्या मैं नहीं होता फिर भी आप एग्जाम देते? हाँ, पर मेरे होने से आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का रास्ता है वो इजी हो जाएगा। समझ रहे हो? मैं आपकी जगह थोड़ी एग्जाम देने आने वाला हूं। तो कैटालिस्ट का काम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना है? नहीं। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देना है? नहीं। वो प्रोडक्ट में दिखेगा? नहीं। उसका काम बस इतना है कि अगर विदाउट कैटालिस्ट कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है तो विद कैटालिस्ट वो 2 मिनट में हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कैटालिस्ट। और हर रिएक्शन के लिए एक कैटालिस्ट फिक्स होता है, बराबर। गलती से कोई दूसरा ऐड कर दिया तो हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए। समझ रहे हो? जैसे मान लो अल्कोहल का प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे एंजाइम, तो हर रिएक्शन का एंजाइम फिक्स होता है। तो इस तरह से कैटालिस्ट की बहुत सारी कैटेगरी है। आप कौन सी रिएक्शन कर रहे हो उसके हिसाब से कैटालिस्ट फिक्स होगा, जो क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, ना कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। ये ध्यान रखना।
बट एक छोटी सी कंडीशन है और मैं दावे से कह सकता हूं इसके ऊपर आपको अरिहंत में एमसीक्यू मिलेगा, लिखो नोट उसी में है। जनरली अगर आपसे पूछे तो कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। हाँ, इफ अ रिएक्शन हैज an exceedingly small k, if a reaction has an exceedingly small k, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू हो k की, ऐसा यार वेरी स्मॉल लिखो ना, भारी शब्द छोड़ो, एक्सीडिंगली, हाँ, ई एक्स सी डबल ई डिंगली, एक्सीडिंगली, हाँ आगे लिखो, एक्सीडिंगली स्मॉल के, कॉमा, अ कैटालिस्ट वुड बी ऑफ लिटल हेल्प, अ कैटालिस्ट वुड बी, मस्ट भी नहीं लिखा हो, वुड बी, कैटालिस्ट वुड बी अ लिटल हेल्प, तो थोड़ी बहुत अगर, तो फिर बेटा वो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के बताना पड़ेगा। मान लो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻⁻30, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट है, तो उस केस में हो सकता है कि कैटालिस्ट थोड़ा बहुत रिएक्शन को स्पीड करे यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़े, ठीक है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो तो। चलिए, तो यहां टोटल इफेक्ट कितनी हुई, 5। टॉपिक का नाम क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा इफेक्ट प्रेशर। ये दोनों फैक्टर जो है वो लर्ड शट्टियल ने समझाए थे, बराबर। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, जहां कॉन्सेंट्रेशन कम हो, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, जहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़े। प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो यानी कि नंबर ऑफ मोल कम हो वहां शिफ्ट होगा, और प्रेशर कम होगा तो जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो वहां शिफ्ट होगा। टेम्परेचर में 2 लाइन याद रखनी है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर नॉट फेवरेबल, उल्टा हो जाएगा, एंडोथर्मिक टेम्परेचर फेवरेबल, मतलब एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाया तो के कम हो जाएगा, और एंडोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाया तो के भी बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है बेटा। अच्छा, तो यहां केमिकल इक्विलिब्रियम के जो टॉपिक थे वो खत्म, उसके जस्ट पीछे आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरू होता है, बट न्यूमेरिकल्स बाकी है, ठीक है। अब एक्सरसाइज का एक सवाल देखो जो कि लेफ्ट शट्टियल के ऊपर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। और मैंने कहा था बेटा क्वेश्चन टिक करते रहना वरना भूल जाएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25, पर तू जैकेट करना, अपने पर स्वेटर करना, जैकेट करना, हाँ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 देखो तो, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम when each of the following equilibria is subjected to a decrease in pressure by increase in volume। आपने प्रेशर क्या किया, डिक्रीज, देखो लिखा है प्रेशर डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रिया कहां शिफ्ट होगा, जहां प्रेशर बढ़े। प्रेशर कहां बढ़ेगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। पहली रिएक्शन में देखो नंबर ऑफ गैसियस मोल कहां ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड, तो पहली रिएक्शन होगी फॉरवर्ड, लिखो एफ आर, फॉरवर्ड रिएक्शन, टेक्स्ट बुक में लिख लो। दूसरे में देखो बेटा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कहां ज्यादा है, एक ही तो है रिएक्टेंट साइड, तो बैकवर्ड। तीसरी रिएक्शन में बेटा चेंज नहीं होगा, नो इफेक्ट। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रेशर डिक्रीज किया
बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अच्छा, ये मैंने इस केस में इस रिएक्शन को रिस्पेक्ट में देखा। अगर आप प्रेशर डिक्रीज क्वेश्चन में लिखा है तो आपको क्या सोचना है, जहां प्रेशर इंक्रीज हो। प्रेशर इंक्रीज कहां होगा, जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा। तो रिएक्शन को देखो, जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा है वहां रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड होगी। ठीक है, तो 25 क्लियर। अच्छा, 26 में भी बेटा सारी चीजें लिख लो, चलो सेम है। हाँ हो ही जाए, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, टेक्स्ट बुक में साइड में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following reaction will get affected by increasing the pressure। तो 26 में पहली रिएक्शन बेटा देखो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको क्या सोचना है, प्रेशर डिक्रीज। और प्रेशर डिक्रीज कहां होगा, मोल्स कम हो वहां प्रेशर कम, ज्यादा हो वहां ज्यादा। आपको देखना है प्रेशर कम, तो बोलो पहली रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। दूसरी नो इफेक्ट, तीसरा बैकवर्ड, चौथा फॉरवर्ड, फिफ्थ बैकवर्ड। नहीं बेटा, जहां मोल कम हो मतलब सॉलिड में है ना, वो तो है ही नहीं। एंड सिक्स्थ बैकवर्ड। ओके, एक बार फिर से, अच्छा लिख लिया आप लोगों ने, बताओ पहले में क्या लिखा, मैं क्रॉस चेक कर लो। बैकवर्ड, दूसरे में नो इफेक्ट, सेम नहीं, हाँ नो इफेक्ट लिखना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। चल ठीक है, सही है सर। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो तो, हाँ देख लो, आंसर उसी में लिख लो। अच्छा, रिएक्शन को ध्यान से देखो तो, देख लिया, मस्त है ना एकदम। हाँ, अब वो रिएक्शन को देख के बताओ, अगर आपने H2 ऐड किया तो, वेरी गुड, लिख लो। CH3OH ऐड किया तो, CO को रिमूव किया तो, और CH3OH को रिमूव किया तो, गजब, आप लोग तो मुखार हो एकदम। अब 32 भी देखो बेटा, मैं नहीं करवाऊंगा। 32 देखो भाई, K की वैल्यू देख के बताना है कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। 32 देखो, पहली रिएक्शन में K काफी स्मॉल है, हाँ तो हमने लास्ट क्लास में लिखा था ना, अगर K से लेस देन 10⁻³ रिएक्टेंट डोमिनेट्स ओवर प्रोडक्ट, हाँ तो ये रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। दूसरी रिएक्शन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तीसरी रिएक्शन में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन एप्रिशिएबल होगी। अरे फेयर बुक निकाल फेयर बुक निकाल, फेयर बुक पढ़ते नहीं हो घर जाके कभी भी। फेयर बुक में देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें पहला एप्लीकेशन तो प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हाँ तो लिखा है कि नहीं उसमें। बोलो हो जाएगा, पहले में कहा गया, हाँ पहले में रिएक्टेंट ज्यादा, दूसरे में प्रोडक्ट ज्यादा, तीसरे में दोनों का कंपेरेबल या एप्रिशिएबल। अच्छा, एक बार मैं जो बोलूं वो चेक करो कितने क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज के। सेकंड नहीं हुआ, वो हो जाएगा, कर लो, टिक कर लो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 बाकी, 9, 10, 11, 12 बाकी, ओके, 13, 14। अच्छा 12 एक काम करो, होमवर्क में टिक कर लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्यूसी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 में केसी की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 में केसी की वैल्यू गिवन है, क्यूसी निकाल लेना, सभी की कॉन्सेंट्रेशन है। अगर केसी ज्यादा है तो फॉरवर्ड, केसी कम है तो बैकवर्ड। ये आपने एप्लीकेशन में नंबर 2 में लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में होमवर्क में दे रहा हूं, कर पाओगे। 14 हो गया,
14, 15, ओके 16, अच्छा एक मिनट, कौन सा किया फिर? अच्छा ओके, फिर 25, 26 और 30 हुआ है ना? अच्छा ओके, 25, 26, 29, ठीक है। एक मिनट, पेन लाओ तो, पेंसिल है, पेंसिल बराबर भाई रहिए। वन बाकी, फिर 8 बाकी है ना? फिर 15, 15, 16, ओके 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गया, 26 हो गया, 27, 28, 29 हो गया, 30 हो गया, 30 बाकी, 32 हो गया, 32 अभी किया ना, केसी की वैल्यू, हाँ ओके, ये लो